हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम मेवारम चौधरी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान तरंग फॉर मैथ्स में। हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी और इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। काफी इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है जो आज की क्लास में डिस्कस होगा। जो भी प्रोबेबिलिटी का टफ पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है, लाइक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के रिलेटेड। आपको इससे पहले वाले वीडियो सीक्वेंस में देखने चाहिए ताकि आप प्रोबेबिलिटी के अंदर अपने आप को कॉन्फिडेंस में ले सकें, और साथ में कोई बुक जरूर सॉल्व करते रहना, तब जाके आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर एक फील आएगी कि हाँ मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं। अब इस लेक्चर की स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और फिर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें सबसे पहले मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो थोड़ा सा ये टॉपिक स्टैटिस्टिक से मिलता जुलता टॉपिक है, जो कि आपने थोड़ा सा पढ़ भी रखा होगा। स्टैटिस्टिक जिसके अंदर आपको डेटा दे रखा था और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी थी और उनकी टेबल होती थी। अब उस टेबल के बिहाफ पे आप मीन निकालते थे, वेरिएंस निकालते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे। तो कुछ ऐसा ही लॉजिक यहाँ पे डिस्कस होगा। तो पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो बच्चों, अब तक आप जो क्वेश्चन कर रहे थे उसे तरह के क्वेश्चन में क्या होता था, आपको किसी पर्टिकुलर इवेंट की बात की जाती थी और उसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालते थे। जैसे कि मैंने 2 कॉइन को टॉस किया है, ठीक है, 2 कॉइन आर टॉस्ड, ठीक है। और उसके बाद में आपसे मैं अगर पूछूं तो एक पर्टिकुलर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो आप उसका जवाब फटाक से दे देते थे। अगर 2 कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास में सैंपल स्पेस कैसे बनता था, हेड है, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। और मैं आपसे कोई पूछता था कि इसके अंदर एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बता देते एक हेड की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड, ठीक है। और उसको अपन लिखते थे 1/4 प्लस 1/4, तो 2/4 से 1/2 आती थी। तो मैं कहता था आपको एक पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स की बात करूं तो क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ हेड, ठीक है। अगर पॉसिबल नंबर ऑफ हेड की बात करें 2 कॉइन को टॉस करने पर, हमारी प्रॉब्लम क्या है, 2 कॉइन को हमने टॉस किया है, 2 कॉइन को टॉस करने पर हमें पॉसिबल हेड क्या क्या मिल सकते हैं। तो देखिए, ये सैंपल स्पेस के अंदर आउटकम में देखोगे 2 हेड मिल सकते हैं। इन दोनों को देखेंगे तो एक हेड मिल सकता है और यहाँ देखेंगे तो कोई भी हेड नहीं है। अगर मैं हेड की काउंटिंग को एक्स से डिनोट करता हूँ, ठीक है, किसे डिनोट करता हूँ, एक्स से, तो मेरे पास में पॉसिबल जो हेड हो सकते हैं वो 0 आ सकता है, एक हेड आ सकता है और 2 हेड आ सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास में पॉसिबल हेड होंगे जिसको मैं काउंटिंग वाइज देखता हूँ। अब आप कहोगे कि मुझे एक हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं यहाँ पे एक हेड वाले आउटकम को फेवरेबल मानूंगा और टोटल मेरे पास में कितने 4 आउटकम है। तो ये अगर हम सभी पॉसिबल हेड के लिए एक वैल्यू लिखना चाहें या सबको एक साथ लिखना चाहें, तो उसी टाइप के फॉर्मेट को अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जब उसकी प्रोबेबिलिटी भी साथ में हो। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते समय में जो प्रॉब्लम दे रखी होगी उसमें किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ आउटकम की बात नहीं करें, ऑल पॉसिबल आउटकम की बात करेंगे और उनके रिलेटेड प्रोबेबिलिटी होगी, और उस आउटकम और उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी का हमें एक टेबल बनाने में आएगा और उसी टेबल को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले आप समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा। हमारे पास में कोई आउटकम होगा एक्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ एक्स, और ऐसे एक टेबल जनरेट करेंगे, ठीक है। और उस टेबल को ही बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले आपको ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है। एक्स यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है और पी ऑफ एक्स क्या है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक टेबल जनरेट करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब देखिए, तो एक्स को मुझे यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा नाम से, तो ये क्या बोलूंगा इसको, रैंडम वेरिएबल। क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल। और पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स क्या है, उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी है। अभी अगर इसे पर्टिकुलर क्वेश्चन की मुझे टेबल जनरेट करनी है तो मैं एक्स की वैल्यू, एक्स किसको बोलूंगा, पॉसिबल नंबर ऑफ हेड्स। अब आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखा होगा कि आपके यहाँ पे इस क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल कौन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्स सिलेक्ट करोगे। अब उसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, उन सभी को लिख के उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिखेंगे और उनका एक टेबल जनरेट करेंगे, उसको बोलेंगे अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई थिंक आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब देखो, इसमें एक बात क्लियर है
अगर मैं इनकी लिखना चाहूँ तो इसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हेड वाली प्रॉब्लम को यहाँ पे देखते हैं। तो मेरे पास में एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड, तो एक्स की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू 0 किसको बिलोंग करेगी, दोनों टेल को, और दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है। अब मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर 1। एक्स बराबर 1 का मतलब है मेरे पास में एक हेड आया है, एक हेड आने का मतलब हेड टेल हो सकता है या टेल हेड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे दो आउटकम है, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4 है, तो ये आ जाएगी 1/2 ऐड करने के बाद में, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बने। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आपको जस्ट अभी समझ में आ जाएगा। यदि मेरे पास में मुझे आगे लिखना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 लिखूंगा। एक्स इक्वल टू 2 का मतलब है दोनों हेड आ जाए, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा वेट करें, हाँ, दोनों हेड आने का मतलब एक्स इक्वल टू 2 है और उसकी वैल्यू कितनी है, 1/4 है, क्योंकि एक ही आउटकम है, टोटल आउटकम कितने हैं, 4 है। अब आप इसको एक टेबल के फॉर्म में लिखना चाहोगे, क्या लिखना चाहेंगे, टेबल एक्स और उसकी प्रोबेबिलिटी। तो आप देखिए, आपको यहाँ से एक बात समझ में आएगी जो मैं यहाँ से आपको हमेशा के लिए याद करवाना चाह रहा हूँ। एक्स की वैल्यू 0 है तो उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4 है। फिर एक्स की वैल्यू 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, करस्पॉन्डिंग 2/4 है, और ये 2 है तो उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4 है। अब यहाँ से आप देखोगे तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, प्रोबेबिलिटी का समेशन अगर देखना चाहेंगे तो कितना आ रहा है, ये 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, ये 4/4 एंड 1 आ रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर रैंडम वेरिएबल के रिलेटेड हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ले रखा है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सम ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है, सिग्मा पी एक्स पर, तो ये हमेशा 1 होगा, ये हमेशा और हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और होना ही पड़ेगा क्योंकि हम ऑल आउटकम ले रहे हैं, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक जा रहे हैं। तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक जाने के लिए आप यहाँ पे किसी एक को छोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे ये सब आउटकम आ सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। चले आगे, तो ये पॉइंट जो नोट करके लिखा है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आता है। इसे हेल्प या इस कॉन्सेप्ट की मदद से अपन कुछ अननोन वैल्यू, अननोन फैक्टर निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाने के बाद में उससे रिलेटेड क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, और तो अगर हमारे पास में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है तो हम उससे रिलेटेड उसका मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन, वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैं आगे स्लाइड में डिस्कस करूंगा। तो अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड एक आध क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो ये एग्जांपल है एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास में एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और आपसे इसमें कुछ फाइंड आउट करवा रहे हैं, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है के की वैल्यू और पी एक्स लेस देन सी, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 6, और ये कुछ ऐसा गिवन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप 3-4 पार्ट हैं। तो सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहोगे, तो हम यहाँ पे के अननोन है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कि सिग्मा पी ऑफ एक्स ये 1 के बराबर होता है, ये आप यूज करोगे, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन सभी प्रोबेबिलिटी को सम करना है। तो सिग्मा पी ऑफ एक्स यानी ये जो प्रोबेबिलिटी है 0 के, इन सबको यूज करेंगे, ठीक। तो इनका समेशन आपको 1 के बराबर रखना है। तो 0 प्लस के प्लस 2 के, फिर 2 के, 3 के, और आगे देखेंगे तो ये सारी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, के स्क्वायर, फिर 2 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर प्लस के, इन सब का समेशन 1 है, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ से अगर उसको ऐड करूँ तो कितना हो गया, के की वैल्यू देखो, के प्लस के 2 के, और 2 के 4, और 3 7, और 8, ये हो गया आपका 8 के। और ये देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 3, 7 और 2 9 प्लस 1 10 के स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू 1 है। एक बार ये के वाली वैल्यू चेक कर लेता हूँ मैं, कितनी आ रही है, 3 2 5 8 और 9, सॉरी ये 9 आ रही है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करना अच्छे से जानते हो, ठीक है। ये 9 के प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको फैक्टर के तरफ से सॉल्व करेंगे तो 10 के स्क्वायर
और लेफ्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 10k -k -1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखोगे तो 10k कॉमन आ रहा है, तो इधर से k+1 -1 कॉमन आ रहा है, तो k+1 इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो k+1 कॉमन आ गया और ये 10k -1 इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो -1 और अगले से 1/10 आ रही है। अब k की वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं हो सकती, बताओ क्यों? k की वैल्यू -1 पॉसिबल इसलिए नहीं होगी क्योंकि k, देखो यहाँ पे जी 1 के सामने प्रोबेबिलिटी कितनी, k के बराबर, और हमने देखा है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी होगी तो पॉजिटिव होगी और 1 से कम ही होती है, 1 से ज़्यादा भी नहीं होती। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। ये हमारा k का वैल्यू है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, आप सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो इसमें चाहिए अपन को px <6। ठीक है, px <6 का मीनिंग होता है कि आपको 6 से कम जितनी भी रैंडम वेरिएबल है उन सब की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 6 से कम कौन कौन से हो सकते हैं बताओ तो 6 से कम की बात करेंगे तो ये x = 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जहाँ तक आपकी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नजर आ रही है इसे टेबल में, उनको सबको लिखना है। फिर आप देखोगे तो 1 भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है। तो ये <6 का मीनिंग होगा। अब 5 के कोरस्पॉन्डिंग कितना है, k² है, तो यहाँ पे k² रखेंगे। फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग कितना है तो 3k, फिर अगले वाले के कोरस्पॉन्डिंग 2k, फिर अगले वाले के k 2k, फिर k और फिर उसके पहले 0 है। इन सबको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, k² प्लस 5 एंड 8k, कितना हो जाएगा 8k, k² प्लस 8k। ये k के फॉर्म में वैल्यू आ गई, लेकिन k तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 1/10, k की वैल्यू 1/10 है, तो यहाँ पे 1/100 और ये 8/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 81/100। आपको ध्यान होना चाहिए कि k की वैल्यू 1/10 आ चुकी है, तो ये यहाँ पे रख देंगे। अब ये आपके पास में आ गया। अब सेम आप तीसरा वाला पार्ट कर ही सकते हो वैसे। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है, <6 की बात करिए, तो <6 में क्या लिखेंगे बताओ तो, p <6। इसमें आपको लिखना है, इसमें 6 भी शामिल है, 6 प्लस 7, ये दो ही है। तो टेबल के अंदर आपको देखना है p <6 या इक्वल टू 6 की बात करें तो 2k², फिर ये 7k² प्लस k है, तो कितना हो जाएगा 9k² प्लस k आ रहा है। k की वैल्यू 1/10 रखेंगे तो ये 9/100 हो जाएगा, कितना होगा 9/100, जस्ट वेट। तो यहाँ पे 9/100 और ये 1/10, तो कितना आ जाएगा, ये 91/100 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये तीसरा वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट पार्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब कौन सा चाहिए मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल लाइज बिटवीन 0 to 5। अच्छा 0 to 5 की बात करेंगे तो कौन सा होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और कौन सा हो सकता है 4। ठीक, क्योंकि <5 बोला, इक्वल टू 5 नहीं और 0 से ज्यादा, तो आपको 1 से लेके 4 तक की बात करनी है। अब 1 से 4 तक की बात करेंगे तो 1 के सामने कितना है, 1 वाली प्रोबेबिलिटी कितनी, k, 2 की कितनी है 2k, ये भी 2k, फिर आगे 3k प्रोबेबिलिटी 4 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इतना आ गया, तो ये आपकी हो जाएगी कितनी, 3 to 5 8, 8k और 8k का मतलब 8/10। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल दे रखी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी का समेशन तो 1 के बराबर होता है, और अब आप रैंडम वेरिएबल जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसको लिख लेना। लेस देन चाहिए तो उससे छोटी वाली वैल्यू लेंगे, ग्रेटर देन चाहिए तो उससे आगे वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जनरेट करनी है। अब देखो अगला क्वेश्चन ऐसे है कि 2 कार्ड आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। ठीक है, प्लेइंग कार्ड का मतलब जो हमारे पास में 52 कार्ड होते हैं उसमें से 2 कार्ड को ड्रॉ कर रहे हैं। कितने कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, 2। लेट x डिनोट, इन्होंने किसने बोल दिया, x डिनोट रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ क्यून, जो इसमें कितनी रानियां होगी उनकी काउंटिंग को x से डिनोट किया जा रहा है।
देन ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आप बताओ इसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे आप, तो आपको x की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या होगी? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, बताइए x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? तो हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए। कितने कार्ड ड्रॉ किए? 2 कार्ड ड्रॉ किए। और आपको क्यून की बात करनी है, तो आपकी खराब किस्मत है कि दोनों के दोनों कार्ड क्यून नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने दोनों कार्ड निकाले और दोनों ही क्यून में नहीं आए। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू क्या समझनी पड़ेगी? 0। आपने कार्ड तो निकाले, आपके हाथ में कार्ड तो आ गए, लेकिन उसमें कोई क्यून तो है ही नहीं। तो आप क्या कहोगे कि मेरे पास में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ में एक क्यून आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ में 2 क्यून आ जाए। इससे ज्यादा आप निकाल नहीं रहे हो, तो आपके पास में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या कर सकती है? 0, 1 है, 2 हो सकती है। ठीक है, ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अगर आपने डिसाइड कर लिए, तो आप मुझे इनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करो। तो p ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? नो क्यूइन। ठीक है, कोई क्यूइन, कोई रानी इसमें नहीं निकले। तो कोई रानी नहीं निकले तो बताओ आपके जो कार्ड्स होंगे वो किसमें से निकल के आएंगे? तो हम जानते हैं जो 52 कार्ड होते हैं उसके अंदर क्या होती है? 4 क्यूइन होती है। कितनी होती है? 4 क्यूइन होती है और बाकी 8 रिमेनिंग होते हैं। तो आपको क्या करना है? अगर आप ऐसा कह रहे हो कि मेरे पास में कोई भी क्यूइन नहीं है, इसका मतलब आपका ये है कि आपने 48 में से 2 कार्ड निकाले होंगे। और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो टोटल कितने? 52 होते हैं। 52 C2, ये समझ में आया नहीं है? आप 2 कार्ड तो निकाल रहे हैं, बस इसमें कंडीशन है कि क्यूइन नहीं आ रही। तो आप कैसे निकालते होंगे? 48 में से 2 कार्ड निकाल रहे होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 48 इंटू 47 डिवाइड में 52 इंटू 51, डिवाइड वाला 2 कट जाएगा। इसको 4 से काटेंगे तो 12 और ये 13 आ जाएगा। ठीक है, और ये फिर कट जाएगा 4 बार और ये 17, ये 17 बार कट जाएगा। ठीक है, और ये कितनी बार कटेगा? 3 से, तो 4 बार कट जाएगा। अब इसको मैं लिखूंगा, तो लिखते समय क्या करना है आपको? ऊपर लिखेंगे तो 7 4 जाए 20 और ये 16 तो 18 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 221 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 221 आ जाएगा। राइट, अब देखिए आगे अपन को चाहिए पी एक्स इक्वल टू 1। तो पी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा? एक क्वीन हो। क्या हो? एक क्वीन। ठीक है, अब एक क्वीन का मतलब एक, आप तो 2 कार्ड निकाल रहे हो, अब उसमें कह रहे हैं एक क्वीन आनी चाहिए। तो एक क्या होगा? एक क्या होगा? विथ, यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो विथ रिप्लेसमेंट की, अच्छा इसको ऐसा कर दो, विथआउट रिप्लेसमेंट कर दो। ठीक है, विथआउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट में क्या होगा? फिर ये पीएनसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो अभी मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलवा देता हूँ क्योंकि विथआउट रिप्लेसमेंट की बात करें तब क्या करना है। विथ रिप्लेसमेंट भी साथ में समझा दूंगा क्या करोगे। तो अभी विथआउट रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पीएनसी अप्लाई कर सकते हैं। एक पॉइंट ध्यान रखना, पीएनसी का कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करते हैं? जब आपके पास में विथआउट रिप्लेसमेंट का केस होता है। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होता है? सैंपल स्पेस सेम रहता है, तो आप पीएनसी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अब एक क्यून चाहिए, अब आप तो 2 कार्ड निकाल रहे हो, उसमें एक क्यून है, तो एक क्या होगा? एक अदर होगा। 1 क्यून प्लस 1 अदर होगा। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो हमारे पास में 4 में से एक कार्ड आना चाहिए और रिमेनिंग 48 में से एक आना चाहिए, और टोटल कितने? 52 C2 है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 4 इंटू 48, नीचे कितना आ जाएगा? 52 इंटू 51, और नीचे 2 भी आएगा, वो ऊपर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से कट जाएगा 12 और ये 13 टाइम कटेगा। और क्या इसमें कैंसिल आउट हो सकता है? तो ये वापिस से 17 टाइम और ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 4 3 12 और 24, ये आपके 24 और 221 आ जाएगा। राइट, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो पी एक्स इक्वल टू 2। पी एक्स इक्वल टू 2 का मतलब 2 क्वींस। अब दोनों क्वींस आ जाए तो इसका मतलब 4 में से 2 आ जाएगा और 52 में से 2 काट आ जाएंगे। ठीक है, अब 4 में से 2 तो ये कितना होता है? 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 52 इंटू 51। अब ये कटेगा तो 70 और ये कटेगा तो
30 और ये एक बार कट जाएगा, तो ये 1/221 आ जाएगा, राइट। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैलकुलेशन के बाद आपको समझ में आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक्स लिखते हैं, इधर पी एक्स लिखते हैं, और एक टेबल जनरेट करनी है, उसमें आप एक्स की वैल्यू पहले लिखो और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को रख लेते हैं। तो जीरो के करस्पॉन्डिंग कितनी आ रही है, 188 और 221, फिर 1 उसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो 24 और 221, फिर 2 हो सकता है तो उसके करस्पॉन्डिंग 221। आप एक बार इनको ऐड करोगे, देखो इसको जब ऐड करोगे तो ये ऐड करने के बाद ऑटोमेटिकली ये आपके पास में 1 आ जाएगा। बस ये कैलकुलेशन मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये कैलकुलेशन देखेंगे तो ये 8 और ये 1 है, फिर 5। अब देखिए ये वाला पार्ट हमसे थोड़ी सी गलती होगी सॉल्व करने में, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखो इसको काटेंगे तो ये कटेगा तो 3 टाइम जाएगा तो 48 का, तो 16 आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे कटेगा 13 टाइम तो 32 आ जाएगा, ये 32 आएगा, करेक्ट कर लें, और ये 32 रखेंगे तो इनका समेशन करो 1 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पहचान ये कि समेशन कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, नहीं, क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप के आगे वो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान दो, तब आपको पकड़ में आ जाएंगे। अच्छा, ये विदाउट रिप्लेसमेंट की बात की, विथ रिप्लेसमेंट की बात करते तो कैसे होता, तो विथ रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो अपन दोनों, यहाँ पे कोई भी क्यून नहीं है तो पहली क्यून नहीं हो उसके लिए 48/52 लिखते हैं, और दूसरी क्यून नहीं हो उसके लिए भी 48/52 लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका 12 और ये 13 हो जाएगा। तो कहने का मतलब फिर आपको रैंडमली एक एक को लिखना होता है। जब आप लिखते तो ये 48/52 इंटू 48/52 होता है। थोड़ा सा सिंपली सेकंड वाले में ध्यान सोचना पड़ता है कि हमको एक क्वीन चाहिए, तो एक क्वीन चाहिए क्या होगा, फर्स्ट क्वीन और सेकंड, अगर सेकंड देखेंगे तो नो क्वीन ऐसे लिखते, प्लस अगला भी ऐसा होता है कि फर्स्ट में क्वीन नहीं आए, फर्स्ट में क्वीन न्यू एंड सेकेंड में क्वीन आ जाए, ठीक है, क्वीन आ जाए। तो ये आपको इसमें क्वेश्चन करनी पड़ेगी। तो पहले में क्वीन आ जाए तो ऐसे ही 4 है, टोटल 52 है, ठीक है। और सेकेंड में क्वीन नहीं आए तो क्वीन नहीं आने का मतलब 48 और इधर से 52 रह जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले में देखते हैं तो 48 पहले आ जाएगा, 52 बाद में, और इधर से 4/52। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन लिखनी पड़ेगी अगर आप विथ रिप्लेसमेंट की बात करते हो। विदाउट रिप्लेसमेंट में आप पीएनसी अप्लाई करिए, खुशी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या समझना है कि ये कुछ रिजल्ट होते हैं जो आपको एज इट इज स्टैटिस्टिक की तरह अप्लाई करने होते हैं। तो स्टैटिस्टिक के रिजल्ट ही है, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको क्या होगा, ऐसे एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन होगी, भाई पहली सी बात है। तो ये आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसे गिवन होगी, फिर आपसे कहेंगे कि इसका मीन और ये बाकी कैलकुलेशन करके आप बताओ हमें। तो मीन को लिखने के लिए कई जगह तो इसको म्यू से लिखते हैं और कई जगह इसको ई ऑफ एक्स से लिखते हैं, ठीक है। इसको एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, और हिंदी में अगर कोई बच्चा है तो इसको बोलते हैं प्रत्याशा, ठीक। तो ये एक्सपेक्टेशन का सिंबल म्यू से लिखा जाता है, कभी ई ऑफ एक्स से लिखा जाता है। अब ये एग्जैक्टली होता है क्या है, तो इसका मतलब होता है ये सिंपली एक्स इंटू पी एक्स के मल्टीप्लीकेशन का समेशन होता है, एक्स इंटू पी एक्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद समेशन आता है। यानी ये दोनों वैल्यू ऐसे मल्टीप्लाई करनी है आपको सबको आपस में, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट निकले उनको ऐड कर लेना, ये आपका एक्सपेक्टेशन है। अब कई बच्चों के दिमाग में है कि सर ऐसा क्यों लिखते हैं, तो मैं समझा दूं, ये स्टैटिस्टिक जैसा है। आपने स्टैटिस्टिक के अंदर पढ़ा था वेरी मीन, ठीक है, एक्स बार से लिखते थे, और अगर मेरा डेटा अनलिस्टेड है तो उसमें मीन निकालने के लिए क्या करते थे, सिग्मा xi/n लिख लेते थे, ठीक है, अगर अनग्रुप डेटा है। और ग्रुप डेटा के अंदर क्या लिखते थे, सिग्मा
एफ आई एक्स आई और डिवाइड में क्या लिखते थे सिग्मा एफ आई। याद आया कुछ? ये आप स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग पढ़ के आए। अब अगर मैं एफ आई की बात करूं तो एफ आई क्या होता था, ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती थी। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो कितनी बार रिपीट हो रहा था। अब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या है कॉन्सेप्ट, आप प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हैं। किसको समझ सकते हैं? प्रोबेबिलिटी को। तो अगर मैं एफ आई की जगह पी आई कर दूं, प्रोबेबिलिटी उसी इवेंट की कर दूं, क्या कर दूं? उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कर दूं, तो ये ऐसा हो जाएगा पी आई इंटू एक्स आई और सिग्मा पी आई। और सिग्मा पी आई तो हम जानते हैं 1 होता है। कितना होता है? प्रोबेबिलिटी का समेशन कितना होता है? 1 होता है। इसलिए ये आपको ऐसा लिखने को मिलेगा। तो कभी तो मैंने सिग्मा पी आई लिख दिया इन किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे ये एक्स रेंडम वेरिएबल है, तो हम रेंडम वेरिएबल की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? पी ऑफ एक्स लिखेंगे। तो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स होता है। ध्यान रह जाएगा। ये मीन का फॉर्मूला या एक्सपेक्टेशन की बात करें तो आपको ये याद रखना है, रेंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद ये समेशन कर लेना है। ऐसे आपके पास में वेरिएंस आता है तो वेरिएंस को यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं और वेरिएंस का जो फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से लिखा जाता है। और ये यहाँ पे जो लिखा होगा वो ऐसे लिखा होगा सिग्मा के अंदर एक्स आई स्क्वायर और पी एक्स आई, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर रेंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी माइनस माइनस आप चाहो तो म्यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ये वापस से अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई माइनस माइनस इसके अंदर सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि म्यू की वैल्यू ऊपर आपको पता ही है ये वाली लिख जाती है। तो ये आपके पास में निकल के आ जाता है किसका फॉर्मूला? वेरिएंस का, ठीक है। तो वेरिएंस के लिए ये याद रखोगे, यानी हमको फिर से टेबल की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो एक्स आई कह सकते हैं या एक्स कह सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो उसका स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी के साथ में आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनकी जो वैल्यू मिलेगी उसका समेशन माइनस जो एक्सपेक्टेशन मिला या मीन मिला उनका स्क्वायर माइनस करना होता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन उसको सिग्मा से लिखते हैं और ये बेसिकली वेरिएंस का अंडर रूट होता है, ठीक है। तो हमको अगर वेरिएंस पता है तो उसका सिंपली अंडर रूट ले लो तो उससे ये आपको क्या मिल जाएगा? वेरिएंस मिल जाएगा। ऐसे ही आपको स्टैटिस्टिक में भी बता रखा है। किसने बता रखा है? स्टैटिस्टिक में बता रखा है। क्या बताया था याद करो। अगर आपके पास में अनग्रुप डेटा है, ठीक है, तो उसमें अनग्रुप डेटा में क्या लिखा था? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये लिखा था आपने वेरिएंस का फॉर्मूला, याद है। और ये जब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद में ऐसे निकल के आता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको कुछ पता रिजल्ट होने चाहिए स्टैटिस्टिक वाले, इस पे क्वेश्चन आ जाता है और एग्जाम में ये चीज। अच्छा, ऐसे ही अगर आपके पास में जो डेटा है उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो, क्या हो? फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तभी फॉर्मूला कैसे लगता है? तो ये सेम फॉर्मूला ऐसे लग जाता है, सिग्मा लगाते हैं, इसके साथ में एफ आई आ जाता है और एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और अपॉन में सिग्मा एफ आई। आपने अगर स्टेटिस्टिक नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा सा इसको पढ़ लो क्योंकि ये स्टेटिस्टिक के रिलेटेड ही फॉर्मूला है। अब स्टेटिस्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी के वाले रिजल्ट होंगे, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? एक्सपेक्टेशन पूछा है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बाद में एक्स इंटू पी एक्स करना है। और अगर वेरिएंस पूछ लिया तो एक्स का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, ठीक है। अब वेरिएंस आ जाता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करना है? उसका अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली किसी क्वेश्चन में अगर डेविएशन पूछ लिया है तो उसमें क्या करोगे? आप डायरेक्टली अंडर रूट लगा दोगे इसे फॉर्मूले के ऊपर, राइट। अब क्वेश्चन करके मैं आपको और क्लियरिटी दे देता हूँ। इसमें बोला है कि पहली 6 कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, में से 2 संख्या हमें सेलेक्ट करनी है और दोनों संख्या में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है। तो एक्स यहाँ पे क्या बोला गया? दोनों में से बड़ी संख्या बोली गई है, ठीक है। तो एक्स का प्रसरण ज्ञात करना है, प्रसरण का मतलब वेरिएंस, क्या ज्ञात करना है आपको? वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो आप बताओ पॉसिबल एक्स क्या होगा? यहाँ पे पॉसिबल एक्स की वैल्यू की बात करेंगे तो क्या होगा? आप 1 से 6 तक के नंबर बात कर रहे हो, सैंपल स्पेस क्या है हमारा? 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसा सोचिए कि हमने एक पास एक
एक डाइस को रोल किया है, तो डाइस को रोल करने के बाद हमारे पास में आउटकम क्या होते हैं, 1 से लेके 6 तक होते हैं। तो इसमें बड़ी संख्या को x बोला जा रहा है, दोनों संख्या में से बड़ी संख्या को x से व्यक्त कर रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। भाई आपने 2 नंबर सेलेक्ट किए हैं, तो उसमें बड़ा नंबर 2 ही हो सकता है, क्योंकि 1 के बाद 1 के साथ में आप 1 तो ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे पहले 6 नंबर ही हैं, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बड़ी संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है या 6 हो सकती है। ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ x है। इतना समझ में आ गया। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बिग मतलब यहाँ पे ग्रेटर नंबर 2, ग्रेटर नंबर 2। तो आपके पास में पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, बताओ तो आप मुझे। तो आपके पास में पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं 1,2 ले सकते हैं, या आप 2,1 ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखेंगे, तो आपके पास में कितने पेयर हो गए, 1 और 2, कितने पेयर हो गए, 2 पेयर हो गए। अब आपको हर पेयर की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास में टोटल 6 नंबर थे, कितने नंबर थे, 6 नंबर थे। उसमें से आप कितने तरीके से ये पेयर सेलेक्ट कर सकते हो, आप रिपीट नहीं कर रहे हो। देखो इसमें लिखा है कंप्लीटली कि आप रिपीट नहीं कर रहे हो। तो टोटल पेयर कितने हो सकते हैं, टोटल पेयर की बात करेंगे तो टोटल पेयर हो सकते हैं, पहला नंबर आप 6 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा नंबर 5 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला रैंडमली आप देखोगे तो कोई भी एक नंबर आ सकता है, और दूसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास में इसमें से एक वे कम हो जाएगा, तो 5, जैसे पीएनसी में सेलेक्ट करते हैं। तो टोटल 30 तरीके के पेयर अलग अलग आप बना सकते हो। उसमें से अभी मेरे पास में कितने पेयर आ गए, 2 आ गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2/30। टोटल 30 पेयर हैं, जिसमें से मैंने ये 2 पेयर ऐसे लिखे जिसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है। तो ये 2/30 समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ पी एक्स इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर 3 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 3। तो ऐसे पेयर बताओ कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये आपका 1,3 हो सकता है, या उल्टा अपन कहें 3,1 हो सकता है। ऐसे 2,3 हो सकता है, और 3,2 हो सकता है। तो कितने पेयर हो गए, आप देखोगे तो 4 पेयर हैं, और टोटल पेयर कितने थे, 30। तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4/30। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको ये आगे वाला लिखना है। तो पी एक्स इक्वल टू 4, तो इसका मीनिंग है ग्रेटर जो नंबर है वो कौन सा हो, हमारे पास में 4 हो। अब ग्रेटर नंबर 4 है, तो आप बताओ कौन कौन से पेयर पॉसिबल है। 1,4 हो सकता है, या 4,1 हो सकता है, 2,4 हो सकता है, या 4,2 हो सकता है, 3,4 और 4,3, ठीक है। तो ये आप देखोगे यहाँ पे कितने पेयर हो गए, 6 पेयर हो रहे हैं, तो 6/30 आ जाएगा, राइट। इस तरह से मैं ये सारे वैल्यू लिखूंगा। तो पी एक्स इक्वल टू 5 जब आप लिखना चाहोगे, तो यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा, तो क्या आएगी बताओ तो। 5 ज्यादा या बड़ा नंबर 5 हो, तो ऐसे पेयरिंग बताओ कौन कौन सी होगी, 1,5 हो सकती है, या 5,1 हो सकता है, 2,5 या 5,2। आप कंपेयर 5 के साथ करें तो 5 तो आना जरूरी है, 3,5 और 5,3, 4,5 या 5,4। तो कितने पेयर हो गए, ऐसे 8 पेयर हो गए। ये 8/30 हो जाएगा, राइट। पी एक्स इक्वल टू 6 की बात करेंगे, तो ये आंख बंद करके भी कर सकते हो आप। कितने आएंगे इसमें, टोटल 10 पेयर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 10 पेयर आ जाएंगे। मैंने डायरेक्ट लिखा, क्या आपको समझ में आया। अगर 10 पेयर हो जाते हैं, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो क्या, कैसे मैंने 10 अंदाजा लगाया, तो ये ऐसे टोटल आपको 30 पता है, जिसमें ऊपर कितने आ सकते हैं, 8 और 6, 14 और 4, 18 और 2, 20 आ चुके हैं। तो रिमेनिंग कितने पेयर बच गए, 10 बच गए होंगे। टोटल तो 30 पेयर बनने वाले हैं, अगर आप 2-2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हो और रिपीट उसमें किसी को भी नहीं कर रहे हो, तो 30 पेयर। तो इस तरह से हमारे पास में सभी की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। आगे अब टेबल क्या होगी बताओ। अगर टेबल की बात करें, तो यहाँ पे मेरे को टेबल बनाते समय प्रोबेबिलिटी लिखनी है, और पहले तो एक्स लिखना है, और फिर उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक टेबल जनरेट कर लो। ये टेबल के अंदर मैं सबसे पहले 2 रखूंगा, और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/30 है। फिर 3 है, और उसके प्रोबेबिलिटी 4/30। फिर आपका 4 है, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 6/30। फिर 5 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग कितनी है, 8/30।
ये 6 है और इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 10/30। तो ये आपके पास में टेबल आ गई, राइट। अब टेबल के बाद में क्या पूछा है इसमें, वेरिएंस पूछा है। क्या पूछा है, वेरिएंस। तो बताओ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था। यहाँ पे मैं वेरिएंस का फॉर्मूला लिखूं तो वेरिएंस का फॉर्मूला था आपके पास में, ये था फॉर्मूला सिग्मा xi स्क्वायर और पी एक्स आई माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर म्यू था या एक्सपेक्टेशन था, और एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या था, पी आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर बाद में करना, पहले समेशन करना है। तो देखो इनकी वैल्यू जब लिखेंगे तो आपको बस कैलकुलेशन करनी है, तो पहले स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी 2/30, ठीक है। ये बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, एक बार आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। 3 का स्क्वायर और इसकी प्रोबेबिलिटी 4/30 प्लस 4 का स्क्वायर और इसकी प्रोबेबिलिटी 6/30, फिर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और इसकी प्रोबेबिलिटी 8/30, और ये 6 का स्क्वायर और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 10/30, माइनस माइनस में क्या होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2/30 प्लस 3 इंटू 4/30, फिर आगे कितना है, 4 है, 4 इंटू 6/30, फिर प्लस 5 इंटू 8/30 और 6 10/30, इसका स्क्वायर, राइट। अब ये कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है। जैसे सॉल्व करोगे तो आपके पास में एक वैल्यू निकल के आ जाएगी और वही हमारा आंसर होगा। तो मैं सॉल्व करना चाहूँगा, कितना होगा, A4 to 8, फिर यहाँ पे 9 तो 36, 16 6 96 और 25 8 200, 36 10 360, ये नंबर आ गए। और उनके सबके डिवाइड में कितना आ रहा है, इनके सबके डिवाइड में आ रहा है आपका 30 माइनस। अब ये वाली वैल्यू देखेंगे तो ऐड करनी है, तो 6 और 12 18 18 24, 18 और 24 देखेंगे तो 42 और 42 और 40, 82 82 और 60, 142/30 का स्क्वायर, और इससे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, वही आंसर है, राइट। तो इस तरह से आपको वेरिएंस निकालना आना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के अंदर भी ऐसा पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिखते हैं जो जेई मेंस में पूछे थे, और उससे आपको फील आएगी कि एग्जैक्टली हमारे पास में क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे देखोगे तो एक पर्सन है और थ्रो 2 फेयर डाइस, तो क्या करता है, 2 फेयर डाइस को थ्रो करता है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका जेई 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, और किस टाइप के मैंने पहले बोल दिया था कि क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस इसको आपको पकड़ना होता है। तो एक पर्सन थ्रो 2 पेयर ऑफ डाइस, एक कोई आदमी वो क्या करता है, 2 पेयर डाइस के तो उसको थ्रो करता है। अब उन्होंने बोला है कि ये 15 रुपए जीतता है, ही विन RS15 फॉर थ्रोइंग डबलेट, डबलेट का मतलब है जिसमें दोनों नंबर सेम आ जाए, और 12 रुपए जीतता है यदि वो उसके ऊपर आउटकम का सम कितना मिल जाए, 9 मिल जाए, सम 9 मिल जाए तो 12 रुपए जीतता है, और बाकी कंडीशन में वो 6 रुपए हारता है। देन एक्सपेक्टेड गेन और लॉस ऑफ द पर्सन, तो पर्सन का एक्सपेक्टेड गेन और लॉस क्या होगा। तो यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है मीन वैल्यू पूछ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे इसको लिखते समय क्या करना पड़ेगा, सैंपल स्पेस ले लेते हैं। तो सैंपल स्पेस के अंदर हम जानते हैं कि 2 अगर डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास में आउटकम ये कुछ इस तरह से आएंगे। अब सारे के सारे लिखना तो पॉसिबल नहीं है, पर इतना हमें आइडिया है कि 36 आउटकम आएंगे। और लेट हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स क्या है, उसकी विनिंग अमाउंट है, जो आदमी जीतता है वो अमाउंट है, विनिंग अमाउंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसको परफेक्ट लिख लेता हूँ, विनिंग अमाउंट है। अब बताइए विनिंग अमाउंट क्या थी इसमें, तो इसके 15 रुपये वो जीत सकता है, 12 रुपये जीत सकता है, और लॉस भी कर सकता है। तो लॉस को माइनस से शो कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है,
और एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए कहीं कि आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी। तो मुझे पहले तो प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी। अब प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ तो पहले किसकी प्रोबेबिलिटी लिखूंगा, 15 के आने की। अब 15 आने का मतलब क्या हुआ, उसको कितना मिले, वो पर्सन को 15 रुपए मिले। तो 15 रुपए मिलना किस बात पे डिपेंड करता है, 15 रुपए मिलना इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसका आउटपुट क्या है, वो डबलेट आया होगा। तो टोटल डबलेट कितने होते हैं, डबलेट कितने होते हैं जिसमें दोनों आउटकम सेम हो। तो टोटल डबलेट होते हैं वो ऐसे होते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 और 5,5, 6,6। तो टोटल 6 डबलेट होते हैं। कितने डबलेट होते हैं, 6 डबलेट होते हैं। तो आदमी के 15 रुपए तब मिलेंगे जब उसके पास में आउटकम क्या आएगा, डबलेट आएगा। तो डबलेट पे उसका 15 रुपए मिलना होगा। डबलेट कितने होते हैं, 6। और टोटल कितने सैंपल स्पेस में आउटकम होंगे, 2 को एक साथ थ्रो करेंगे तो 36 होंगे। तो 6/36 यानी 1/6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वो 12 रुपए का अमाउंट भी जीत सकता है। कितना जीत सकता है, 12 रुपए। कब जीतेगा, जब सम कितना हो जाए, 9 हो जाए, सम 9 हो। तो 9 सम वाले कौन कौन से होंगे, तो सम 9 वाले आउटकम कौन कौन से होंगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो आप सोच के बताओ सम 9 कब होगा, पहली बार कब आएगा, 3 6 पे आ जाएगा, फिर 4 5 पे आ जाएगा, 5 4 पे आ सकता है, और ये आ सकता है 6 3 पे। ये आउटकम आएंगे तो उस कंडीशन में सम कितना आ जाएगा, 9। तो 9 सम आ गया, इसका मतलब वो कितना जीतेगा, 12 रुपए का अमाउंट जीतेगा। तो मुझे 9 का समेशन वाले आउटकम कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं 4 आउटकम है, और टोटल कितने होते हैं, 36 है। तो 4/36 करेंगे तो ये 1/9 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बाकी कंडीशन में क्या करता है, वो 6 रुपए का लॉस खाता है। तो 6 रुपए का लॉस आने के लिए कितने आउटकम होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग। ठीक है, तो रिमेनिंग कितने हो गए, तो आप रिमेनिंग का अंदाजा इस बात पे लगा सकते हो कि टोटल 36 थे, जिसमें से 6 और 4 ये यहाँ पे काम में आ चुके हैं। तो रिमेनिंग कितने हुए, 26। 36 में से 10 हटा देते हैं तो 26/36। तो ये आपके आ जाएंगे, जिसको आप चाहो तो 13/18 लिख सकते हो। अब मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो पहले आप टेबल बना लो। ठीक है, तो टेबल कैसे बनेगी, तो टेबल के लिए आपको x और इधर से इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है p ऑफ x। ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू ऊपर रख लेनी और नीचे उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, 15 थी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 6/36। मैं डिवाइड वाला पार्ट सेम रख लेता हूँ, इससे मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, 12 भी जीत सकता है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 4/36, और वो जीत सकता है -6। तो इसमें माइनस का साइन जरूर ध्यान रखें। तो ये 26/36। अब बताओ यहाँ से अपन मैं लिखूं एक्सपेक्टेड गेन, एक्सपेक्टेड गेन लिखना है। ठीक, तो एक्सपेक्टेड गेन का मतलब होता है सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। ठीक है, सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स से लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 15, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपकी 6/36, राइट। फिर 12 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 4/36 प्लस -6 है, और उसके साथ में जो वैल्यू रखनी है वो कितनी है, 26/36, राइट। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये ऊपर का वैल्यू आ गया 90/36 प्लस 48/36 लिखेंगे। ठीक है, माइनस ये 26/6 लिखेंगे तो कितना आएगा, 636 हो गया, और ये आ गया 12, तो 156 हो जाएगा। ठीक है, 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये कैलकुलेशन मैंने परफेक्ट करी है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 138 माइनस 56 है तो 12 यानी ये 18/36। तो माइनस का 1/2 आ रहा है, कितना आ रहा है, -1/2। अब माइनस का 1/2 आ रहा है तो इसको लॉस हुआ होगा, माइनस का 1/2 आ रहा है तो क्या हुआ, लॉस हुआ होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि वो जो अमाउंट जीतता है वो क्या क्या है, 15, 12 एंड -6 है, और उनके जीतने के लिए उसके पास में जो आउटकम आना चाहिए वो डबलेट इन सम 9 दे रखा है और रिमेनिंग की बात की है।
तो बस आपको इसको प्रेजेंट करना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन और देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो काफी अच्छा है, जिसके अंदर 5 टाइम कॉइन को टॉस कर रहे हैं। कितनी बार टॉस कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आपको यहाँ से पकड़ में आनी चाहिए 5 टाइम। और एक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू के इक्वल टू है, और इसमें के बोला गया कंजुगेटिव हेड आर ऑब्टेन्ड 3, 4 एंड 5, यानी 3 हेड आ सकते हैं, कंजुगेटिव हेड आ जाए तो उसकी वैल्यू को 3 मान रहे हैं, 4 हेड आ जाए तो उसको 4 मान रहे हैं, और 5 हेड आ जाए तो उसको 5 मान रहे हैं, और रिमेनिंग को वो 1 ले रहे हैं। ठीक है, देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी इसमें भी एक्सपेक्टेशन यानी मीन पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को इतना तो क्लियरली पता लग ही रहा है कि हमारे पास में एक्स है वो 3, 4, 5 एंड -1 है। ठीक है, तो हमको इनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिखनी है, और प्रोबेबिलिटी लिखने में आ गई तो आप आगे क्या लिख सकते हो, तो पी एक्स इक्वल टू 3, मीन तो निकाल सकते हैं, टेबल की बात निकलेगा, तो पी एक्स इक्वल टू 3 का मतलब 3 कॉन्जुगेटिव हेड। ठीक है, अब बताइए 3 कॉन्जुगेटिव हेड है और 5 टाइम आप कॉइन टॉस कर रहे हो, तो टोटल आउटकम कितने आएंगे, बताओ टोटल कितने आएंगे। टोटल आउटकम, अगर टोटल आउटकम की बात करूं मैं तो वो आ जाएंगे 2 की पावर 5 यानी 32 आ जाएंगे। ठीक है, इसमें 3 कॉन्जुगेटिव हेड कौन कौन से हो सकते हैं, देखो 3 कॉन्जुगेटिव हेड की बात करेंगे तो अब मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ 3 कॉन्जुगेटिव हेड। अब बताओ कौन कौन से होंगे, तो आपको 3 कॉन्जुगेटिव हेड चाहिए, तो पहले 3 हो सकते हैं हेड, और बाद में दोनों टेल आ जाए। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, या क्या हो सकता है ये हेड रह जाए और लास्ट में टेल और हेड आ जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अगर हम देखें, हमको सारे पॉसिबल केस लिखने जो पॉसिबल यहाँ पे हो सकते हैं। एक बार आपको ये पी एक्स इक्वल टू 3 लिखने में आएगा तो फिर 4, 5 के लिए आसानी हो जाएगी। अब अगला अगर लिखना चाहें तो अगला हमारे पास जो केस बनेगा वो ऐसे हो सकता है कि पहले टेल आ जाए, फिर तीनों हेड आ जाए, इसको भी कंजुगेटिव हेड बोलेंगे, और फिर टेल आ जाए। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल केस हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो और हमारे पास में केस ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में दोनों टेल आ जाए और लास्ट में तीनों हेड आ जाए। ठीक है, ये वाला केस भी हो सकता है। और एक केस आप अगर सोच पा रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, और लास्ट में तीनों हेड आ जाए, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, कंजुगेटिव हेड। आप इनके अलावा और भी अगर लिखने की कोशिश करोगे तो आपके दिमाग में नहीं आएंगे। ये केवल 5 केस हो सकते हैं, यही 5 केस हो सकते हैं जिसके अंदर आप 3 हेड को कंजुगेटिव देखोगे। तो ये अपन को थोड़ा सा स्पीडली काम करना है एग्जाम में लिखते समय, ताकि कोई गलती भी नहीं हो और एक भी छूटे भी नहीं। तो ऐसे कितने 5 है, और टोटल कितने 32 है, तो 5/32 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ एक्स इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, 4 कॉन्जुगेटिव हेड। ठीक है, अब 4 कॉन्जुगेटिव हेड की बात करेंगे तो आप फिर से उसको लिख के बताओ मुझे, तो मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ 4 कॉन्जुगेटिव हेड। ये थोड़ा सा आसान है लिखने में, इसमें ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम नजर आएगी। 4 कॉन्जुगेटिव हेड ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है टेल, हेड, हेड और हेड। ठीक है, ऐसे 2 ही पॉसिबल तरीके हो सकते हैं जिसमें आपको 4 हेड लगातार देखने को मिलेंगे। तो 2 और टोटल कितने हैं 32, तो 2/32 लिखेंगे। राइट, अब आपको लिखना है अगला वाला। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस आपको थोड़ा सा इसको समझ के करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 कॉन्जुगेटिव हेड। ठीक है, अब 5 कॉन्जुगेटिव हेड तो एक ही तरीके से आ सकते हैं। 5 कॉन्जुगेटिव हेड तो कितने तरीके से आ सकते हैं, एक ही तरीके से आ सकते हैं कि आप चारों 5 के 5 लगातार हेड लिखो, तो हेड, हेड, हेड और हेड। ठीक है, तो ये ऐसा एक ही वे हो सकता है, तो ये हो जाएगी 32। राइट, अब आपको बताना है कि -1 कब आएगा, तो इन्होंने बोला है कि अदरवाइज, अदरवाइज इनके अलावा पे ये -1 लेता है। ठीक है, तो अदरवाइज वाले केस कितने होंगे, यानी ये जो ऊपर आ चुके हैं 5 to 7 और एक 8 आ चुके हैं, टोटल 32 थे। 32 में से 8 वाले केस ऐसे हैं जिसमें 3, 4, 5 आएगा, तो रिमेनिंग में क्या आएगा -1। तो रिमेनिंग कितने, तो रिमेनिंग 5 to 8 हो गए, 32 - 8, 32 - 8 बाई इसकी प्रोबेबिलिटी लिखे 32, तो कितना हो जाएगा 24/32। ठीक है, अब मुझे एक्सपेक्टेशन लिखना है, क्या लिखना है, एक्सपेक्टेशन लिखना है। तो अब मैं
इतना तो समझ गया हूँ कि मुझे टेबल के बाद में प्रोबेबिलिटी और उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो एक्सपेक्टेशन के लिए क्या करेंगे, x इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और उसका समेशन करना है। तो पहले x कितना है, 3 है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 5/32 है, राइट। फिर दूसरा x क्या है, 4 है, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 2/32 है। फिर आपका x 5 है और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/32 है। और फिर आगे x कितना है, -1, और इसकी प्रोबेबिलिटी 24/32 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 50 + 8 + 5 - 24 और डिवाइड में ये 32 आ जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो 15 8 23 और ये 4/32, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/8, और 1/8 मुझे यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये 1/8 है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेड लॉस निकालने के लिए कहेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि आप बेसिक को समझिए और उसके अनुसार आप जो एक्स की वैल्यू है उस एक्स की वैल्यू को अगर अच्छे से, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्स तो मेंशन कर रखा है, पिछले दोनों क्वेश्चन में कभी एक्स मेंशन नहीं कर रखा हो तो आपको ऑल पॉसिबिलिटी लिखनी होती है जो हो सकती है उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। और फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। अब आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी है। आगे अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ेंगे, बाइनोमियल, या उसको बोलते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके अंदर भी ये फिर से एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, लेकिन वो सिंप्लीफाइड पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मल, तो आपके पास में जो नेक्स्ट आप क्या आएगा टॉपिक रहेगा पढ़ने के लिए वो है बाइनोमियल या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तब तक मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आपको अपनी तरफ से ट्राई करने, और आगे वाली क्लास में पहले इसको डिस्कस करूंगा फिर आगे मैं पढ़ूंगा। तो ये IIT 2015 का क्वेश्चन था, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्वेश्चन आपको करके रखना है, नेक्स्ट में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, और एक क्वेश्चन ये वाला जो अपन नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ये 2 क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद फिर मैं आगे की बातें डिस्कस करूंगा बाइनोमियल या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, और इन दोनों क्वेश्चन को आप कर लेते हो तो कहीं की यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुई है ऐसा समझ सकते हैं, ठीक। थैंक यू।